वेलकम टू द प्रोमाइज एकेडमी गाइस। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा और हम आपको पता है कि हम आज पता है कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये है KYC। दिस इज अ पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, CS प्रोफेशनल के सिलेबस का। ड्यू डिलिजेंस जैसे सेक्रेटेरियल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क, मतलब ये बहुत लंबा इस सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन इसे हम प्यार से कहेंगे ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का ये पार्ट है और ये चैप्टर छोटा सा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। आप सब ने पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में कहा क्या गया है, उसके बाद हम आगे इस चैप्टर को रीड करेंगे। नो योर कस्टमर, जैसा आप सब जानते हो KYC का मतलब होता है नो योर क्लाइंट और नो योर कस्टमर। आप सबने KYC करवाया ही होगा आज कभी ना कभी। मैं आप इस एज आप CS कर रहे हो, मतलब आप अराउंड 20 के हो गए, तो ये अजम्पशन है कि आपका अपना बैंक अकाउंट होगा और आपने जब भी बैंक अकाउंट खुलाया होगा उसके लिए आपको आधार या पैन कार्ड डालना ही हुआ होगा, देना ही हुआ होगा बैंक को। तो जब आप वो सब देते हो तो आप अपनी वो आप जब देते हो तो आप क्या करते हो, अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो अपनी बैंक के साथ शेयर करते हो और बैंक को बताते हो कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ये है, ठीक है। और आप अपनी इंफॉर्मेशन जो बैंक के साथ है वो रेगुलरली अपडेट करवाते हो। जैसे कभी आपका नंबर चेंज हो गया तो आप तुरंत बैंक के पास जाते हो कि मेरा नंबर था, मेरे को अब नंबर ये करवाना है क्योंकि उस पर मेरा नंबर चेंज हो गया और OTP आता है इसी नंबर पे। तो इसलिए आप बहुत सारी सर्विसेज के लिए बैंक को अप्रोच करते हो और उस सर्विसेज को रेगुलरली अवेल करने के लिए आपको KYC अपडेट करवा के रखना पड़ता है। देखो, जैसे एग्जांपल हमने बैंक का लिया ना, वैसे ही बहुत सारे एंटिटीज़ का हम एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां हमें अपना KYC देना पड़ता है। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल क्या है, डायरेक्टर का KYC। आप सबने सुना होगा कि MCA द्वारा ये चीज़ मैंडेटरी कर दी गई है कि सभी डायरेक्टर्स को अपना KYC करवाना होगा। और और ये रूल कौन सा है, रूल 12A। इस रूल के अंतर्गत ये बताया गया है कि आप सभी को अपने जो KYC है वो रेगुलरली अपडेट करवाना पड़ेगा अगर आप डायरेक्टर हो। और इसमें KYC में ऐसा कुछ करना नहीं होता, बस आपको ये बताना होता है कि ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरी मेल आईडी है और इस पे एक OTP आएगा दोनों पे, तो आप मेरे को ये वेरीफाई करवा दो। जैसे हम गूगल पे भी करते हैं, जैसे हम कोई कहीं पे भी अकाउंट खोलते हैं तो हम वेरीफाई करवाते हैं। बस इसमें और उसमें एक ही फ़र्क है कि ये हमें रेगुलरली अपडेट करवाना ही होता। अब एक बार आपने डायरेक्टरशिप अज्यूम कर लिया, आपने एक बार डिन ले लिया, तो उसके बाद भी आपको ये चीज़ अपडेट करवानी होगी। लेकिन जैसे हम नॉर्मल वेबसाइट्स पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं, एक बार लॉगिन करो, उसी आईडी पासवर्ड से काम चल जाएगा, बार बार वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सब में ये चीज़ ज़रूरी इसलिए हुई, उसका कारण क्या हो सकता है कि देखो, इस जब ये चीज़ मैंडेटरी कर दी गई ना बाय द गवर्नमेंट, तो पता चला, ऐसे पहले से लोगों को पता तो था कि बहुत सारे शेल कंपनीज है। शेल कंपनीज आप समझते होंगे, शेल कंपनीज मतलब बस नाम की कंपनीज, पेपर कंपनीज। तो बहुत सारी ऐसी पेपर कंपनीज थी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक को वाइट करने के लिए ही यूज़ करती की जाती थी। और उसमें डायरेक्टर्स कौन थे, हम ऑफिस के पियून्स को डायरेक्टर बना दिया जाता था, या फिर कोई ऐसे अपने ड्राइवर को डायरेक्टर बना दिया गया, मतलब फॉर द नेम सेक, आप समझ रहे हो। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस मैल प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ये प्रोविज़न लेके आई है ताकि जो भी एम्प्लॉइज़ है, जो भी डायरेक्टर्स है वो जेन्युइन हो, जो भी कंपनीज बन रही है वो जेन्युइन हो, फॉर जेन्युइन पर्पसेस। जब ये चीज़ लाई गई ना, 1000 प्लस कंपनीज को पाया गया कि वो शेल कंपनीज हैं, बस पेपर पे काम चल रहा है, और उन सबको बंद कर दिया गया। और आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जब आप ये चीज़ डालते हो, जब आप ये KYC करते हो एज अ डायरेक्टर, तो आपको अपनी ऑफिस का एक फ़ोटो भी डालना होता है, ठीक है। मतलब आप अपने डेस्क बेंच के साथ एक फ़ोटो डाल दो कि मेरा ये एड्रेस है, मतलब ये प्रूव करने के लिए कि आप ये एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस सही है।
तो फिर इसमें पता है क्या पाया गया कि एक छोटी सी बिल्डिंग है, उसमें 1000 तक के ऑफिसेज हैं। मतलब आप अज्यूम कर सकते हो, चलो ठीक है, ये हम मान सकते हैं आपका ये अजम्पशन कि चलो हम हमारे पास कंपनी अभी नई नहीं है, तो हम एक अलग ऑफिस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो एक ही रूम में हम लोग बहुत सारे केबिन्स लगा लगा के ऐसे काम कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, एक ऑफिस में 1000 कंपनीज, एक ऑफिस बिल्डिंग, और वो भी 3-4 तल्ले की ऑफिस बिल्डिंग है, उसमें 1000 कंपनीज कैसे काम कर सकती है? तो ये सब सस्पिशन रेज करता है गवर्नमेंट के दिमाग पे। और ये सब जो अल्टीमेटली नुकसान किसको होता है? इन्वेस्टर्स को। अल्टीमेटली नुकसान किसको होता है? पब्लिक को। क्योंकि हो सकता है फ्रॉड करने के लिए आपने बस एक कंपनी बना दी, फॉर नेम से एक जगह ले लिया और आप वो काम कर रहे हो। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया, जो कि बहुत ही सराहनीय है कि आप रेगुलरली अपनी इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जा रहा है कि पूरा राइट फ्रॉम स्क्रैच आप इन्फॉर्मेशन दो। बस ये चीज़ बता दो, अगर आप डायरेक्टर हो तो आपका नंबर क्या है, आपकी ईमेल क्या है, आईडी क्या है, अगर वही है तो फिर से वही डाल दो, फिर वेरीफाई करवा दो, बात खत्म। और वेरीफाई तो आप जानती हो, आप सबने किया हुआ है। एक ईमेल पे लिंक आता है, बस उसे क्लिक करो, वेरीफाई हो जाता है। या फिर कोई नंबर आता है, अगर गूगल का कोई ऐप है या फिर कुछ है, तो वो बस नंबर बता दो कि ये नंबर आ रहा है मेरे ईमेल आईडी पे, क्लिक कर दो, वेरीफाई हो गया। ये सब कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इसीलिए ये चीज़ों को लाया गया। और इस चैप्टर में हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि ये क्यों लाया गया, कितनी तरह की केवाईसी है, किन किन लोगों को केवाईसी करना होता है। और आप सभी को पता होगा कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको भी केवाईसी करवाना होगा। बस ये फ़र्क है कि हमें 3 साल में एक बार करवाना होगा, अगर लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन चेंज होती है तो उसके 30 दिन में करवाना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कितने सारे फ्रॉड्स कमिट हुए हैं ड्यू टू नॉन कंप्लीशन या इनकम्प्लीट केवाईसी की वजह से। इसलिए ये देखो, ये चैप्टर का के कंटेंट्स भी बहुत छोटे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे और ये चैप्टर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। केवाईसी देखो, जैसे हमने पढ़ लिया, केवाईसी किसके लिए होता है? एज अ प्रोफेशनल हमारे लिए भी होता है। प्रोफेशनल्स के लिए होता है, बैंक्स के लिए होता है। बैंक्स बहुत कॉमन एग्जांपल है, तो इसलिए हमेशा बैंक्स आते ही है। या फिर कोई भी लेंडिंग या बोरोइंग का काम करते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी हो गया या फिर एनबीएनएफसी हो गया, उन सब में ये चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, आप खुद समझो कि अगर बाई चांस अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो, तो कोई भी फिक्टिशियस नाम पर लोन ले लेगा या फिर अपना फिक्टिशियस डिटेल्स दे देगा, और फिर आप जब लोन रिकवर करने जाओगे तो आपको पता चलेगा ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब आप रिकवर कैसे करोगे लोन? तो ये प्रॉब्लम सबको देख के ये कॉन्सेप्ट लाया गया। और आप एक बार ये समझ लो, ये कंपलसरी कर दिया गया बाय आरबीआई इन ईयर 2002। और ये सब कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ता है, एक बार हम देख लेते हैं। ये चीज़ देखो, ये तो आप पढ़ लेना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले जो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, वही इंट्रोडक्शन में। एक चीज़ ऑब्जेक्टिव में ध्यान देने वाली बात ये है, दो ऑब्जेक्टिव मेजरली यहाँ पे डिस्कस किया गया। एक तो था कि जो कॉर्पोरेट व्हीकल्स, आप तो जानते हो कॉर्पोरेट व्हीकल्स है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जो एक्चुअल ओनर्स होते हैं वो अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग होती है, कंपनी का कि आर्टिफिशियल पर्सन होता है, उस उसकी सभी डिटेल्स अलग होती है। मतलब इट इज़ सेपरेट फ्रॉम द पर्सन फॉर्मिंग इट। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अगर ध्यान से समझो, तो इस व्हीकल को, जो कॉर्पोरेट व्हीकल है, मतलब कि आपको सेपरेट लीगल एक एंटिटी, मतलब एक नया आइडेंटिटी यूज़ करने को मिल रही है। तो हो सकता है कुछ लोग इसको गलत तरीके से भी यूज़ करें, हो सकता है कुछ लोग फ्रॉड करने के लिए ये इसे यूज़ करें। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए केवाईसी आया था। और दूसरा है कि जो हमारे, फॉर एग्जांपल आप समझो कि आप स्टॉक ब्रोकर हो, आप इंटरमीडियरी हो स्टॉक मार्केट के, आप शेर खान हो या फिर ऐसे ही कुछ ज़ीरोदा,
समझ लो आप वो। तो आपको ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी होगी कि ताकि आप समझ सको कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, उनकी डीलिंग्स कैसी है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए केवाईसी के कॉन्सेप्ट को लाया गया और केवाईसी के कॉन्सेप्ट को आज के डेट पे वो कंपलसरी है। ठीक है, तो ये देखो इंटरमीडियरी है, या फिर अगर आप बैंक हो तो आप ये समझो कि आप अगर आपके किसी कस्टमर के अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, बहुत सारे पैसे जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टर्नओवर है, मूवमेंट है कैश की, तो आपको ज़रूर है कि सस्पिशन होगा, या फिर बहुत ही ज़्यादा एक ह्यूज अमाउंट इसमें अमाउंट इस अकाउंट में अचानक से आ गया है, तो आपके दिमाग में अचानक से सस्पेशन होगा आप अगर बैंकर हो तो, और आप तुरंत इनकम टैक्स वाले को खबर करोगे कि यहाँ पे 10 लाख या उससे ज़्यादा का वन टाइम डिपॉजिट हुआ है कैश का, या वन टाइम ट्रांसफ़र हुआ है इस अकाउंट में। तो ये चीज़ कहाँ से आई? इसको एक सस्पिशन है इस टू अवॉइड मनी लॉन्ड्रिंग। बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग को अवॉइड करने के लिए, को ख़त्म करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया फॉर बैंक्स, फॉर इंटरमीडियरीज, फॉर कॉरपोरेट व्हीकल्स, जो कि बस नाम की कंपनीज थे और बस उसे ब्लैक वाइट करने के लिए यूज़ किया जाता था पैसों के। तो इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया और हम देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप ये देख लो, पहली लाइन में आपको मिल जाएगा फर्स्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और सेकंड लाइन में मिल जाएगा यहाँ लास्ट लाइन में, सॉरी, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर्स एंड फाइनेंशियल डीलिंग्स। देखो कभी भी आप जब बुक से पढ़ते हो, मेरा सोल पर्पस ये है बुक से पढ़ाने का कि मैं नोट्स बना दूंगी, लेकिन जब आप खुद से पढ़ने की ऐसे आदत डालोगे कि एक पैराग्राफ पढ़ा, उसका कोई क्रक्स मिल गया, जैसे इसमें 2 पॉइंट मिल गए तो आप उसे यहाँ पे लिख लो, आपके लिए जब फाइनल रिवीजन करोगे तो बहुत आसानी होगी। और ये बस इसीलिए नहीं, अब कभी भी किसी भी अगर बाकी भी प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो या एलएलबी के लिए तैयारी करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमेशा आपको नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे किसी और टीचर के या किसी और फैकल्टी के। वो हम समझ गए, ये 2 ऑब्जेक्टिव्स है बेसिकली। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि केवाईसी तो ठीक है, लेकिन ये सी कौन है उसमें, कि सी इज़ द कस्टमर। अब कस्टमर कौन है, कौन से कस्टमर को हम कस्टमर मानेंगे, जो कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट में है? नहीं, यहाँ पे दिया गया है कस्टमर कौन से होते हैं जो, और ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब ये जो कस्टमर जो आप समझ रहे हो वो तो है ही, और उसके साथ साथ ये कुछ पॉइंट्स भी है जिनको हम कस्टमर मानेंगे। और पहला पॉइंट क्या है, जो भी पर्सन एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी की यहाँ जिक्र हुआ है। रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब जो भी आपको वो डेटा, या फॉर एग्जांपल यहाँ बैंक ले लो या फिर कोई एनबीएफसी ले लो, यहाँ पे उनकी बात की गई है। जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब जो भी खबर देने वाले हैं, उन सब की बात यहाँ की गई है, जो भी हमें इन्फॉर्म करेंगे, मतलब अगर हम गवर्नमेंट है तो, या फिर हम आरबीआई है, या फिर हम एमसीए है, तो हमें इन्फॉर्म करने की जिम्मेदारी किनकी है, वो उस रिपोर्टिंग एंटिटी के। और आप उनके साथ कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी करते हो, या फिर किसी और की जगह पे आप कर रहे हो, मतलब किसी और के बिहाफ पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उस केस में आपको कस्टमर माना जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत एक लेम एक्सक्यूज आ जाता है लोगों का कि ये मैं नहीं कर रही हूँ, मैं उनके उनके बिहाफ पे कर रही हूँ। तो आप ये चीज़ देखो कि आप बिहाफ पे तो कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप भी तो इन्वॉल्व हो, है कि नहीं? तो आपकी भी केवाईसी की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है डायरेक्टर हु हैज़ बीन, ठीक है, डायरेक्टर जिनको भी दिन अलॉट किया गया है उन सभी को केवाईसी करवाना होगा, और ये फॉर्म आप सबको पता होगा, DIR 3 KYC, ठीक है, ये है फॉर्म। कोई भी अगर बैंक के साथ कोई भी आप
ट्रांजैक्शन करते हो या फिर अकाउंट मेंटेन करते हो, कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप मतलब लोन को भी इंक्लूड किया गया। अगर आप यहाँ पे सिर्फ लिखा रहता कि आपका कोई अकाउंट है, तो अगर आपका सेविंग्स करंट या किसी भी तरीके का अकाउंट है तो आपका केवाईसी लगेगा। लेकिन अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया है, अगर आपने म्यूचुअल फंड किया है, तो ये सब उसके लिए, उसको इंक्लूड करने के लिए यहाँ बिजनेस रिलेशनशिप को लिखा गया है। ठीक है। बेनिफिशियरीज मतलब आप सीए हो, पीसीए हो प्रैक्टिसिंग, सीएस हो प्रैक्टिसिंग, सीएमओ हो प्रैक्टिसिंग, तो आप अगर अपने क्लाइंट का, क्योंकि अगर आपने कभी भी फॉर्म जमा किया होगा, आरओसी का फॉर्म फाइल किया होगा, तो आपने देखा होगा एक डिक्लेरेशन जाता है बाय द पर्सन, बाय द प्रोफेशनल। तो आपको ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने जो कस्टमर है या फिर जो आपका क्लाइंट है उसकी केवाईसी अपडेटेड रखो, इन्फॉर्मेशन अपडेटेड रखो, ताकि कोई फ्यूचर में फ्रॉड ना हो सके। तो फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोई भी ऐसी एंटिटी या कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी वजह से बैंक को या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कोई भी एक रिस्क हो सकता है, रिस्क अराइज हो सकता है, चाहे वो रेपुटेशनल हो। जैसे आपने पीएनबी का फ्रॉड सुना होगा, नीरव मोदी का। तो उसकी वजह से वो इतना बड़ा कस्टमर था उस बैंक का, मतलब उसने इतने ह्यूज अमाउंट में लोन ले रखा था। तो उस केस में क्या हुआ कि जैसे ही उसने फ्रॉड किया, उनका उसका फ्रॉड सामने आया, तो पीएनबी की शेयर वैल्यू, पीएनबी का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कोई भी अगर पर्सन जो कि सिग्निफिकेंट रेपुटेशनल या अदर रिस्क, कोई भी तरह का रिस्क अगर है बैंक को, तो उस पर्सन का केवाईसी लेना होगा बैंक को। किसी और पर्सन का जिसके बिहाफ पे अकाउंट मेंटेन है, मतलब बेनिफिशियल ओनर जनरली डीमैट फॉर्म में अगर आप मेंटेन करते हो डिपॉजिटरी के पास, तो आप बेनिफिशियल ओनर होते हो शेयर्स के, तो उस केस में आपको भी इंक्लूड किया गया है। तो ये सब थे कस्टमर जिनको अकाउंट मेंटेन करना था। अब है नेक्स्ट कि किन किन ट्रांजैक्शन, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस आप मुझे बताओ जहाँ पे केवाईसी की ज़रूरत है। ठीक है, आप मुझे बताओ। पहला है, जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमें केवाईसी की ज़रूरत होती है, हमें अपना केवाईसी करवाना होता है। ठीक है, आप सब तो अग्री करोगे इसमें, ये बहुत इजी था। डिन ऑब्टेन, आप बल्कि आप किसी भी काम जो एमसीए से आप फर्स्ट टाइम करवाते हो, जैसे कंपनी फर्स्ट टाइम रजिस्टर हुई, इनकॉर्पोरेट हुई, तब केवाईसी लगता है। डिन मतलब डायरेक्टर फर्स्ट टाइम रजिस्टर होता है, तब केवाईसी लगता है। या फिर अभी हमने डिस्कस किया ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं डिपॉजिट, अगर आप ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करना चाहते हो, चाहे आप अपने अकाउंट में करो या किसी और के अकाउंट में, तो या फिर निकालना चाहते हो, तो आपको केवाईसी लगता है। और जो बैंकर्स होते हैं आपसे केवाईसी मांगते हैं। केवाईसी का मतलब ये होता है कि आधार कार्ड मांग ले या फिर पैन कार्ड मांग ले, कि आपका एक बार आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाए कि आप वही बंदे हो जो जिस बंदे को कैश सही में विड्रॉ करना है, या फिर आपका अकाउंट है इसलिए आप अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हो। फिर है, किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तब भी हमें केवाईसी लगता है। अगर आपने कभी भी प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स के साथ या किसी रिलेटिव के साथ आप ऑफिस जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है आप उसमें गए होंगे, तो आपको समझ आ जाएगा ये चीज़ कि हम जब भी प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी चीज़, इमूवेबल चीज़ परचेज करते हैं, तो हमें केवाईसी देना होता है, अपनी डिटेल्स देने होते हैं। फिर ये तो हो गया। अब क्या है, कुछ और एग्जांपल्स, ओपनिंग ऑफ अ लॉकर फैसिलिटी। ठीक है, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो हमें जहाँ पर भी केवाईसी की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो बस कुछ एग्जांपल्स है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आज के डेट पे, क्योंकि आज के टाइम पे हर तरह के ट्रांजैक्शन पे आपकी केवाईसी की रिक्वायरमेंट होती ही है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ केवाईसी। तो यहाँ बेसिकली बताया गया है कि टाइप्स कितने हैं। तो आप जैसे, अब अगर आपने एक बार देख लिया है बुक, तो आप
तो आपको पता होगा केवाईसी दो तरह के हैं, सी केवाईसी एंड ई केवाईसी। ई से तो आप समझ गए होंगे कि ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक होगा। अब सी क्या है? सी इज़ अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जहाँ पर आपकी एक बार अगर आपने केवाईसी कर लिया तो आपको बार-बार हर ट्रांज़ैक्शन में बस एक नंबर जनरेट होता है। जैसे नहीं होता कि आपने एक बार डॉक्यूमेंट एक जगह दे दिया है तो फिर वहाँ से एक नंबर आ जाता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर या रिसीप्ट नंबर, और जब भी आपको कहीं भी केवाईसी की रिक्वायरमेंट होती है तो बस आप वो नंबर कोड कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। ई केवाईसी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हमारा आधार से लिंक्ड है, जहाँ पर यूआईडीएआई का की इन्वॉल्वमेंट होती है। और ये सर्विस है ये सर्विस कौन यूज़ कर सकता है? कोई भी इंसान यूज़ कर सकता है ये वाला सर्विस। लेकिन ये सर्विस सिर्फ वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनके पास एक वैलिड आधार नंबर है, और इसको भी वैलिड डॉक्यूमेंट की तरह ही माना जाता है। ठीक है, ये हम समझ गए। अब हम देख लेते हैं हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है। एक तो ये है, पहला पॉइंट ये है कि ये यूनिफॉर्म नॉर्म्स देता है हमें, जिसकी बदौलत आप एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क बता देता है कि ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए। इंटर यूजेबिलिटी मतलब आप कहीं पे भी ये इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक नाम है सरसाई, एक डिपॉजिटरी है जो इस डेटा को, आपकी जो डेटा आप डिपॉजिट करते हो, जो आप सबमिट करते हो, आप उसे आपकी उस डेटा को रखता है। उसका नाम कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जो आपको यहाँ दिख जाएगा, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, सरसाई। और फिर है, आप जैसे डिपॉजिट करते हो तो ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है जिसको हम कहेंगे UCIC। यस, UCIC यहाँ पर है, यूनिफाइड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड जनरेट होता है। बस आपको ये कोड करना पड़ता है जब भी आप अगर अकाउंट ओपनिंग कर रहे हो, या फिर इंश्योरेंस ले रहे हो, या फिर म्यूचुअल फंड ले रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो जहाँ पर आपको केवाईसी की ज़रूरत है, वहाँ पर बस ये नंबर दे दो, आपका काम हो जाएगा। दूसरा है ई केवाईसी, जैसे नाम से था ई केवाईसी, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी। और ये यूज़ कौन कर सकता है? यूआईडीएआई के पास जो आपका रजिस्टर्ड है आधार डॉक्यूमेंट्स, आधार नंबर्स जो आपको मिले हुए हैं, उसके बेसिस पर ही आप इसे यूज़ कर सकते हो। और इसको इट इज़ अ वैलिड प्रोसेस, और इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट अंडर PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो उस केस में आपका ये भी डॉक्यूमेंट को वैलिड माना जाता है। अब हम देखेंगे कि कौन-कौन और ऐसी एंटिटीज़ है या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको केवाईसी करवाना होगा। तो एक बार तो हमने डिस्कस कर लिया केवाईसी बाय डायरेक्टर। अब उसके बाद है केवाईसी बाय CS। और क्या है? केवाईसी CS क्या कर सकता है? अपने कस्टमर, एक बार तो CS अपनी इंस्टीट्यूट को देता है केवाईसी करके। उसके बाद है जो CS करता है अपने कस्टमर्स को। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये किस रूल में कहा गया था। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये रूल 12A ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन रूल्स इसमें ये बताया गया है कि हमें केवाईसी करना होगा। इसकी डेडलाइन क्या है? ऑन और बिफोर ऑफ एवरी ईयर, मतलब जैसे हमारी एक प्रीवियस ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है फ्रॉम 1/4 टू 31/3, तो उस जब ये एंड होता है उसके 3 महीने के अंदर आपको केवाईसी करवाना होगा, दैट इज़ 30th जून। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या चाहिए, एक बार आप, हमने ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बस आपको एक बार रीड करना है। 30th जून तक होना चाहिए
फ़ोन नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, जिससे आपको ओटीपी आएगी और आप वेरीफाई करवाओगे। सर्टिफिकेशन बाय एक तो खुद हम करेंगे, जिनका भी डायरेक्टर है, जो भी पर्सन है, और जो एक प्रैक्टिसिंग सीए, सीएस, सीएमए है, उनका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी लगता है वेरीफाई करने के लिए। अगर आपने नहीं किया तो आपका मार्क कर दिया जाएगा एज डीएक्टिवेटेड, और उसमें रीज़न क्या शो होगा वहाँ पर, नॉन फाइलिंग ऑफ DIR 3 KYC। और अगर आप फीस या फिर नील फी या फिर 5000 की फीस पर अगर आप उसके बात करते हो तो आपका एक्टिवेट मान लिया जाएगा, और आप इसमें जो फॉर्मेट है DIR 3 KYC में उसमें अप्लाई कर सकते हो। ये हमारा फॉर्म है। और अगर आपने टाइम से कर दिया, DIR 3 KYC is required to be filed by every director who has been allotted in or on or before 31st March of financial year and whose status is approved। मतलब किनको करना है बेसिकली, जिनका नंबर दिन का अलॉट हो चुका है उनको ही ये चीज़ ये प्रोसेस को फॉलो करना होगा। और इसमें देखो, KYC of companies is interesting just as KYC of directors। इसमें भी है एक फॉर्म, ई फॉर्म एक्टिव, दैट इज एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन। इसका ये फुल फॉर्म है, एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन। और आपको ये कब तक करना होता है, जून तक। और अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको जो फाइनेंशियल रिटर्न्स है वो फाइल करने नहीं दिया जाएगा अंडर सेक्शन 137 एंड 92। फाइनेंशियल रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको फाइल नहीं किया जाएगा, करने दिया जाएगा। और जैसे और कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपको एक एग्जम्पशन रियायत दी गई है कि अगर आप नहीं भी करते हो तो आपको एक्टिव नॉन कंप्लाइंट नहीं माना जाएगा। जैसे इसमें था डायरेक्टर में, क्या आपका नाम आ जाएगा, डीएक्टिवेटेड आ जाएगा। और इस केस में क्या है, एक्टिव नॉन कंप्लायंट। ठीक है, अगर आप जो ड्यू डेट है उसके बाद जमा उस समय तक अगर आप नहीं सबमिट करते हो ये फॉर्म तो एक्टिव नॉन कंप्लायंट कंपनी आपको समझा जाएगा, माना जाएगा। ये हो गया, चलो समझ गए। अब आप मुझे ये केस बताओ, आप सोच रहे होगे कि मैम ने तो अभी कहा कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आपको रियायत दी गई है। अब वो केसेस कौन से हैं? पहला है कि अगर आपके कंपनी में कोई एक डिस्प्यूट है, एक मैनेजमेंट डिस्प्यूट है, तो आपको एक रियायत दी गई है उस केस में। ठीक है, और कौन कौन से केस है, कुछ केसेस है यहाँ पर, अगर आपकी कंपनी का नाम हटा दिया गया है या इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ है, मतलब हटा दिया जाएगा उस जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज के ROC के पास जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज होती है उसमें से अगर आपका नाम हटाना है या फिर हटा दिया गया है तो आपको नहीं करना ये चीज़। या फिर आप लिक्विडेशन में हो, मतलब आप ख़त्म ही होने वाले हो, उस कंपनी की खत्म की आखिरी सांसें चल रही है, उसके एसेट्स लायबिलिटी सेल ऑफ हो रहे हैं, तो भी आपको नहीं करना होगा अमेलगमेटेड या डिसॉल्व। मतलब आप अगर अमेलगमेशन में है तब भी आपको ये चीज़ कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक आपको रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है, और एक और चीज़ है, जब तक आप ये फॉर्म फाइल नहीं करते तब तक आपको कुछ केसेस में आपको ये सारे जो फॉर्म्स है वो फाइल करने की परमिशन नहीं मिलेगी। दैट इज़ SH07 ऑथराइज कैपिटल, PA03 पेड अप कैपिटल, DI12 चेंज इन डायरेक्टर, INC22 चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, INC28 अमेलगमेशन डीमर्जर। INC28 बेसिकली हर एक जो भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आता है उसको ROC के पास फाइल करने के लिए ये फॉर्म यूज़ होता है, दैट इज़ INC28। फिर है कि हमारा एज अ CS हमारे कौन कौन से गाइडलाइंस हैं। ठीक है, हम जब भी मेंबरशिप फीस फाइल करते हैं, सबमिट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं हमारी इंस्टीट्यूट के पास, उस समय हमें अपना जो KYC है, डिटेल्स है, उसको भी जमा करना होगा। और ये स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था फाइनेंशियल ईयर 16-17 से ये प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी, हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट की थी। और हम इसे कहेंगे नो योर क्लाइंट, नहीं नो योर मेंबर,
क्योंकि हम उसके क्लाइंट नहीं, हम उनके मेंबर्स हैं। और ये जब भी अगर आप हमने ये चीज़ पहले भी जब लेक्चर की शुरुआत में था उसमें भी डिस्कस किया था कि 3 साल में एक बार करना है। अगर आपका की कोई भी ऐसी डिटेल्स चेंज नहीं हो रही है, लेकिन अगर डिटेल्स चेंज हो रही है तो उसके 30 दिन के अंदर आपको ये चीज़ करनी होगी। और ये क्यों किया गया, इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। टू प्रिवेंट आइडेंटिटी थेफ्ट, identity theft of members by fraudulent elements and help institute to maintain an updated information about their members। ठीक है, आपको ये चीज़ तो समझ आ गई कि देखो जो मेंबर्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि जो मेंबर्स नहीं भी होते हैं वो भी अपनी डिटेल्स को फ्रॉड्यूलेंटली किसी और के नाम को यूज़ करके, किसी और के डिटेल्स को यूज़ करके अपना नाम वहाँ डाल देते हैं इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे या इंस्टीट्यूट के रजिस्टर में, जो कि बहुत गलत है। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी और के आइडेंटिटी को आप चोरी करते हो। उन सब केसेस को प्रिवेंट करने के लिए हमने ये प्रोविजंस लाया है। ठीक है, अब हम है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या जमा करना होगा। बेसिकली 2 चीज़ें हमेशा ही जमा करनी होती है, एक तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एक होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। यहाँ पे आप बिजली के बिल जमा कर सकते हो और यहाँ पर आप आधार जमा कर सकते हो, वोटर आईडी जमा कर सकते हो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे वाटर बिल, टेलीफोन बिल, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर सकते हो। अब आया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नो योर क्लाइंट। ये क्या कहता है, एज अ पीसीएस आपको क्या क्या जाननी चाहिए अपने क्लाइंट के बारे में। तो इसमें ये चीज़ बेसिक, इसका बेसिक कारण ये है कि कहीं आप जाने अनजाने इस जो क्लाइंट फ्रॉड करने वाला है आप उसके हिस्सेदार ना बन जाओ। क्योंकि आप जानते हो कि अगर हमने कुछ डिफ़ॉल्ट किया तो हमारे ऊपर सेक्शन 447 अप्लाई होता है, जो कि बहुत ही डेंजरस सेक्शन है। ठीक है, ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक, ये सब होने के बाद हमें ये चीज़ का, इसलिए हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम अपने लेवल पे ड्यू डिलिजेंस कर ले कि जो हमारा क्लाइंट है वो फ्रॉड नहीं है, वो जेन्युइन है, उसके पर्पसेस जेन्युइन है। ठीक है, और जो हमारी गवर्नमेंट है और जो हमारी इंस्टीट्यूट है वो भी ये अज्यूम करके चलती है कि हम एज अ प्रोफेशनल, आप ये चीज़ आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ है आप वो चीज़ कम कर सको या ख़त्म ही कर दो। अपने क्लाइंट के लेवल पर तो आप उसे अलाउ ना करो। अब ये कुछ से एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है ऑफ केवाईसी इंफॉर्मेशन जो कि आपको देनी होती है। ये आप एक बार रीड कर लेना, इसमें कोई भी ऐसा टेक्निकल टर्म नहीं है। और एक चीज़ यहाँ बताई गई है कि अगर हमें अपना केवाईसी नॉर्म्स को फुलफ़िल करना है एज अ प्रोफेशनल, तो आपको क्या-क्या चीज़ों की का ध्यान रखना होगा। पहला है क्लाइंट एक्सेप्टेंस पॉलिसी, मतलब आप कैसे क्लाइंट्स को एक्सेप्ट करते हो, आपका क्राइटेरिया क्या है। नेक्स्ट है क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन, मतलब आप समझो अपने क्लाइंट की डीलिंग्स को समझो, अपने क्लाइंट के बारे में समझो, अपने क्लाइंट के हर एक डिटेल के बारे में समझो। फिर है क्लाइंट मॉनिटरिंग, उसे आप एक बार तो समझ लिए, ये तो वन टाइम हो गया, लेकिन इससे रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस आप अपडेट रखो अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डेटाबेस को। और है फोर्थ रिस्क मैनेजमेंट। देखो हर एक चीज़, जैसे आप एक प्रोफेशनल एक्टिविटी करते हो तो आपको कोई ना कोई रिस्क होता ही है, और जो इस चीज़ों से रिस्क जनरेट होता है आपको उस रिस्क को मैनेज करना और मिटिगेट करना। सबसे ज़रूरी है मिटिगेट करना, जो भी रिस्क आता है तो आप उसे मिटिगेट करो। आप वो कैसे कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एक किस्सा मैं बताती हूँ अपने फ्रेंड का। वो एक नया सीएस है, ठीक है, एक न्यूली क्वालिफाइड सीएस है। उसके पास, ही इज़ प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली, उसके पास आया फ़ोन कोलकाता से कि देखो हम आपको इतना 1 लाख रुपीज़ दे देंगे, आप मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसे वेरीफाई कर दो। तो आपको, और जब उसने और भी डिटेल्स मांगे उससे तो वो देना नहीं चाहता, तो वो आनाकानी कर रहा था। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि कुछ ना कुछ फिशी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो जब उसने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया, जब भी उसने प्रॉपर एक ड्यू डिलिजेंस किया अपने कस्टमर का, तब उसको पता चला कि ये एक फ्रॉड कंपनी है।
और अगर वो भी इसका उसमें शामिल हो जाता तो उस पे सेक्शन 447 लग जाता, और जब आप एक न्यूली क्वालिफाइड सीएस होते हो तो आप नहीं चाहोगे, या फिर कोई भी नहीं चाहेगा कि उन पे 447 लग जाए, और वो अभी जिसने प्रैक्टिस भी स्टार्ट नहीं किया वो जेल में अपनी प्रैक्टिस करे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ लिखा है, आप पढ़ लेना। क्या क्या रिस्क हो सकता है, 4 रिस्क बताए गए हैं यहाँ पर। पहला है रेपुटेशनल रिस्क, आपकी इमेज खराब होने का, कि आपका काम ही ऐसा है। अगर आप एक दो बार आपके क्लाइंट की वजह से आपका नाम आपका आपकी फर्म का नाम अगर गवर्नमेंट के पास हाईलाइट हो जाए तो आपका तो रेपुटेशनल रिस्क हो गया। गवर्नमेंट अगर कुछ भी दिक्कत होगी, कुछ भी आप पे एक स्लाइटेस्ट डाउट भी होगा तो आपको तुरंत आकर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी, आपके फर्म को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। सेकेंड इज ऑपरेशनल रिस्क, दिस इज ड्यू टू पुअर इंटरनल कंट्रोल। अगर आपका इंटरनल कंट्रोल ही अच्छा नहीं है, आपका मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है, आपके जो प्रोसीजर है वो ही अच्छे नहीं है, तो आपके ऊपर जो रिस्क आता है उसको कहेंगे ऑपरेशनल रिस्क। फिर है रिस्क लीगल रिस्क, मतलब कोई भी एक लीगल कंप्लाइंसेस, मतलब कोई भी आपके ऊपर केस हो गया, सूट आपके ऊपर आ गई, तो आप कैसे उसे डील करते हो, ये हो गया लीगल रिस्क। और फिफ्थ इज द फाइनेंशियल रिस्क, सॉरी फोर्थ। फाइनेंशियल रिस्क कैसे कि आप देखो, अगर आपके पास एक दो भी ऐसे क्लाइंट्स आ गए ना और आपका इमेज खराब हो गया, ये सारे रिस्क इंटर रिलेटेड है। अगर आपका इमेज खराब हो गया तो फाइनेंशियल रिस्क कैसे होगा, आपके पास कोई क्लाइंट ही नहीं आएंगे, जो क्लाइंट्स है वो भी आपको छोड़ के दूसरे सीएस पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है ताकि हम ये सारे जो अपने रिस्क है उसे अवॉइड कर सकें, और जो अगर है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते उसे मिटिगेट कर सकें। और फिर है एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस। अब ये क्या कहता है, एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस ये कहता है ना कि जब भी हम एक रिस्क पे होते हैं तो हमें अपने जो इंटरनल कंट्रोल्स है, जो प्रोसीजर्स है, उन्हें और बेहतर करना है, इन्हांस करना है। जो है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी है, उसको रेक्टिफाई करके उसको और बेटर करना है। आप ये यहाँ से देखो, ये चीज़ यहाँ लिखी गई है, अ रिगरस रोबस्ट प्रोसेस। रिगरस रोबस्ट मतलब एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओवर एंड अबव केवाईसी प्रोसीजर्स दैट सीक्स विद रीजनेबल अश्योरेंस। आप ये सब ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ देख सकते हो। Reasonable assurance to verify and validate the customer's identity, understand and test the customer's profile, business and account activity, identify relevant adverse information, and risk assess the potential for money laundering and for terrorist financing, or support actionable decisions to mitigate against financial, regulatory and reputational risk or ensure रेगुलेटरी कंप्लायंस। यहाँ ये बात कही गई है कि जहाँ पर भी आपको शक है ना, तो जो हमारा प्रोसीजर तो सेट है, उसके ऊपर जाके, उससे एक लेवल ऊपर जाके आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करो अपने क्लाइंट की, कहीं वो किसी भी अनवांटेड एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है, और कहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है, कहीं और वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये बहुत सीरियस चार्जेस होते हैं। जब आप पीएमएलए पढ़ोगे उसमें आपको समझ आएगा कि कितना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ से जो इस एक्टिविटी जो कि हमारा गलत एक्टिविटी है उसको करने में हेल्प हुआ हो, या फिर यहाँ से जो जनरेट हुआ हो, वो दोनों ही पैसे को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे। ठीक है, और ये चीज़ बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि इस एक्टिविटी से, जैसे स्मगलिंग किया हमने, तो स्मगलिंग करके जो हमें इनकम हुई है उसको ही हम सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे, जो हमारा पैसा है वो जो गलत पैसा है। लेकिन जो फॉर एग्जांपल आपने एक टैक्सी ली, ठीक है, और टैक्सी लेके उस एरिया तक पहुंचे जहाँ पर आप वो डील करने वाले हो, तो इस जो टैक्सी का पैसा आपने दिया ना, वो भी स्मगलिंग, वो भी गलत एक्टिविटी में ही काउंट होता है। और ये चीज़ को हमने ध्यान देनी होती है जब आप पढ़ोगे पीएमएल एक्ट। इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है बहुत डिटेल में। हमारा जो स्ट्रैटेजी है, हमारा जो प्रोसेस है वो स्मार्ट होना चाहिए, दैट इज़, ये हमने बहुत जगह ये चीज़ का यूज़ किया है इस एक्रोनिम का,
ये हमने एथिक्स में भी यूज़ किया है। स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए, एकदम बीटिंग अराउंड द बुश नहीं होना चाहिए, वैसे काम नहीं चलेगा। मेजरेबल होना चाहिए, एक स्पेसिफाइड होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। कोई भी हमारा टारगेट है, कोई भी प्रोसेस है, वो अचीवेबल होना चाहिए, वो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। रेलेवेंट होना चाहिए, जो ज़रूरी है, जिसका हमें ज़रूरत है, वो होना चाहिए। टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक टाइम ही नहीं है कि आप कब, जैसे फॉर एग्जांपल आप सीएससी कर रहे हो तो कोई टाइम होना चाहिए ना। जैसे हमारे 6 मंथ्स में एग्जाम होते हैं तो एक टाइम बाउंडेशन है कि आपको 5 महीने में एग्जाम्स पढ़ाई करना होगा और 6 मंथ में आपको एग्जाम देना होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि अब 2-3 साल में एक बार एग्जाम्स हो रहे, तब तो वो कोई करना ही नहीं चाहेगा। कोई एक टाइम बाउंडेशन तो होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि 2 साल में हम सीएस बन जाएंगे या फिर 1 साल में हम सीएस बन जाएंगे। ठीक है, रीजनेबल अश्योरेंस, क्योंकि आप कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते। रेलेवेंट एडवर्स इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो मीडिया हो, कहीं से भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है कि हमारा जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है या हमारा जो भी कस्टमर है उस वो इस चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है, तो हम इस इन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करेंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। इसमें सिर्फ ये बात कही गई है कि आप हमेशा अपने कस्टमर को के डिटेल्स को मॉनिटर करो, उनकी एक्टिविटीज़ को आप मॉनिटर करो और अपनी जो डेटाबेस है उसे अपडेटेड रखो। आप ये रीड कर लेना। ये एक एग्जांपल है, ये कुछ एक ऐसा एग्जांपल है जब आरबीआई ने एक सरप्राइज चेकिंग की थी, एक इंस्पेक्शन किया था, एक अपने जो नॉर्म्स थे उसको देखा था कि ये बैंक्स इसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। और वो पता चला इंस्पेक्शन के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद, कि वो इन इन जो आपको लिस्ट दिख रही है, अराउंड 21 बैंक्स इन्वॉल्व थे जो कि उन्होंने फॉलो नहीं किया और उन पर पेनल्टी लगी, उन पर रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस बढ़े। ठीक है, और उन पर उनका नाम ऐसे आया कि वो कंप्लाइंसेस नहीं करते। ठीक है, और इससे रेपुटेशनल रिस्क होते हैं बैंक्स को। फॉर एग्जांपल ये ले लो कि येस बैंक का भी जो किस्सा हुआ, उसके बाद क्या आप अपनी हार्ड एंड मनी को उस बैंक में रखना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि आपको पता है एक बार ऐसा हो गया, ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोबारा ना हो। तो देयर आर चांसेस कि ये फिर से हो जाए। लेकिन हमारी जो आरबीआई है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उस चीज़ को मॉनिटर करता है, बहुत ही ध्यान से मॉनिटर करता है ताकि ये चीज़ रिपीट ना हो। ग्राउंड्स फॉर एक्शन, उन्हें केवाईसी नॉर्म्स को फुलफिल नहीं किया, जो आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस थे उन वो फुलफिल नहीं किए, जो उनके डायरेक्शंस थे वो फुलफिल नहीं किए, जो फेमा के डायरेक्शन थे। तो वो एक किस्सा हुआ। फिर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, आपने सुना होगा। एयरटेल, भारतीय एयरटेल की एक पेमेंट्स बैंक है जो कि एक बेसिकली एक बैंक की तरह ही है, विद लिमिटेड फीचर्स। सारे फीचर्स नहीं है बैंक के। तो जब उस आरबीआई ने एक सुपरवाइजरी विजिट किया, बस एक नॉर्मल विजिट किया, तो उनको पता चला कि इन्होंने भी बहुत सारे ऐसे कंप्लाइंसेस, ऐसे रिक्वायरमेंट्स थे जिनको फुलफिल नहीं किया। ठीक है, और उस पर पेनल्टी लगाई गई, 50 मिलियन, मतलब 5 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लेवी की गई। डेबिट कार्ड फ्रॉड, ये क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। इस केस में क्या हुआ था ना कि एक पर्सन था, उसका उसकी XYZ एक पर्सन है, उसने एक बैंक के साथ, समझ लो एसबीआई के पास, अकाउंट खुलवा के रखा था। लेकिन मीनवाइल उसके एड्रेस चेंज हो गए और उसने एक एटीएम मंगवाया था, डेबिट कार्ड मंगवाया था कि मुझे डेबिट कार्ड आप भेज देना। लेकिन एसबीआई या फिर जो भी बैंक था, उसने क्या किया कि भेजा, लेकिन उसके पुराने एड्रेस में भेजा, और इसने तो एड्रेस चेंज कर दिया था, और इसने भी इंटीमेट नहीं किया, और इसने भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी कि आपका अगर कोई इन्फॉर्मेशन चेंज है तो आप मुझे बताओ, या फिर कोई कंफर्मेशन नहीं ली कि बिफोर सेंडिंग कि मैं आपका डेबिट कार्ड भेजने वाली हूँ या हमारी जो बैंक है वो भेजने वाली है, आप मुझे अपनी डिटेल्स कंफर्म करवा दो। वो उसने नहीं किया। बैंक की तरफ से भी गलती थी और कस्टमर की तो गलती थी कि उसने इंटीमेट नहीं किया। उनकी बेसिकली अनअवेयरनेस थी, उनकी नेग्लिजेंस थी। ठीक है, तो क्या हुआ ना, मीनवाइल जो इसके जो ओरिजिनल जो एड्रेस था, जो उसका ओरिजिनल घर था, वहाँ पर कोई और रहने आ गया और उस एड्रेस पर पहुँच गया एटीएम भी,
और उसके साथ बाद में पिन भी पहुंच गया। अब आप सोचो, आपके पास एटीएम भी आ गया, पिन भी आ गया, और उस पर्सन ने, ठीक है, उस पर्सन ने उस चीज़ को 68 टाइम्स यूज़ किया, मतलब अलग अलग एटीएम्स में जाके कैश विदड्रॉ किए। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान नहीं दी होगी या ध्यान दी होगी, तो आपने सोचा होगा कि पहली बार में ही तो मैसेज आ जाता है जब भी आप विड्रॉ करते हो, और आप अगर आपने वो मैसेज देखा होगा तभी आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैंने तो ये ट्रांजैक्शन किया नहीं। तो और तुरंत आपके पास एक मैसेज, उसी मैसेज में कंटिन्यूशन में एक मैसेज आता है कि अगर आपने ये ट्रांजैक्शन नहीं किया तो इस नंबर पे कॉल करो ताकि आपका कार्ड ब्लॉक हो सके। लेकिन ये पहले की बात थी, उसने भी ध्यान नहीं दिया, उस पर्सन ने, मिस्टर एक्स वाई जेड ने भी ध्यान नहीं दिया, और इस पर्सन ने, जो हमारा कल्प्रेट था, उसने 68 टाइम्स यूज़ किया। बाद में जाके पता चला बैंक को और इस पर्सन को भी कि बैंक ने ऐसा ऐसा काम किया है, एटीएम पिन भेज दिया है मेरे पुराने एड्रेस पे, और तब उसने बैंक को बताया, तब बैंक ने एक्शन लिया और उस कार्ड को ब्लॉक किया। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं मेजर फ्रॉड्स विच टुक प्लेस विद द हेल्प ऑफ इनकम्प्लीट केवाईसी। मतलब जो आप अगर वॉलेट, आज के टाइम में जो वॉलेट्स चल रहे हैं, चाहे वो पेटीएम हो, एयरटेल हो, या कोई भी हो, उसमें क्या हो रहा है, क्या हो सकता है कि आप बहुत सारे जगह से, सोर्सेस से पैसे लाओ, ठीक है, और ये हो सकता है ब्लैक मनी हो, और आप इस वॉलेट के थ्रू उसको रूट करके बेसिकली उसको चेंज कर सकते हो, चेंज कर लो। चेंज कैसे कर लोगे, उसको वाइट में कन्वर्ट कर दो हाथों। इस चीज़ को अवॉइड करना भी ज़रूरी है। Evade taxes, individual legally obtains personal information of another person and takes loan। मतलब किसी और के नाम पे अगर आप लोन ले लेते हो, ठीक है, ही शी प्रोवाइड्स अपनी भी गलत जानकारी दे देना कि भाई मेरा इनकम तो 1-2 करोड़ रुपए है, और आप मुझे उतने ही लोन दे दो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जिसका उतनी लिमिट ही नहीं है, उसकी जो इनकम ही नहीं है, अगर आप उतना लोन दे दोगे तो वो रीपे ही नहीं कर पाएगा, तो आपका लोन ऑटोमेटिकली डूबने वाला है। अ पर्सन टेक्स लोन इन फिक्टिशियस नेम, ठीक है, फेक डॉक्यूमेंटेशन करके वो एक्सेस मनी, पैसे निकाल लो, फोर्स कर लो डॉक्यूमेंट्स में, और जो हमारे कस्टम ड्यूटी है वहाँ पर आप फ़ायदे ले लो, मतलब आप कस्टम ड्यूटी आप पे ना करो, या फिर पे करो तो कम करो, एडवांसेस ले लो, डेफिशिएंट अप्रेजल सिस्टम, पुअर डिसबर्समेंट सुपरविजन, इनएडिक्वेट फॉलो अप, मतलब आप चेक करने में आपकी गलत है, ठीक है। साइफनिंग मतलब डाइवर्जन ऑफ फंड्स, आप जिस चीज़ के लिए आपने लिया है उसको आप उस चीज़ के लिए यूज़ ना करो। यूजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म डाइवर्जन ऑफ फंड्स बाय यूजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, using borrowed funds for creation of assets other than those for which it was sanctioned। मतलब ये बेसिकली ये दोनों में ज़्यादा मुझे डिफरेंस नहीं लगता है, साइफनिंग और डाइवर्जन में। जिसके लिए आपने पैसे लिए थे उस चीज़ के अलावा आप किसी चीज़ में यूज़ करते हो तो उसे हम कहेंगे साइफनिंग ऑफ फंड्स, या फिर डाइवर्जन। कंसीलिंग लाइबिलिटीज़ मतलब आपके पास बहुत सारे लोन्स थे, मॉर्गेजेस थे आपके प्रॉपर्टी पे, उसको आप छुपा दो। कोई भी जानबूझकर आप अपनी गलत बातें लिख दो, गलत स्टेटमेंट्स दे दो। शॉर्ट गनिंग, मल्टीपल लोन्स फॉर सेम प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी पे ही आप बहुत सारे लोन ले लो, और जो पिछला लोन था उन लोगों को नहीं बताओ, या फिर जो अभी लोन लेने वाले उन लोगों को खबर नहीं करो कि मैंने ऑलरेडी लोन लेकर रखा है। डिले इन एक्शन, अगर बैंक या इंस्टीट्यूशन, जैसे आपने 68 टाइम्स वाले एग्जाम्पल में अभी ऊपर हमने देखा कि उस 68 टाइम्स यूज करने के बाद ये कार्ड ब्लॉक हुआ, मतलब 68 टाइम्स, यू कैन इमेजिन कैसे कोई 68 टाइम्स यूज करने दे सकता है। एक से दो बार में ही तो आप अवेयर हो जाते हो कि ये गलत हो रहा है, हमें तुरंत अपने बैंक को या बैंक को हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए। डिले इन एक्शन की वजह से भी इन लोगों को, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, उनको मौका मिल जाता है। ऑनलाइन फ्रॉड्स क्या हो सकते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। हैकिंग मतलब दूसरे के कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेना। फिशिंग मतलब दूसरे का फेक ईमेल आईडी से फेक एक मेल कर देना उस बंदे को ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन दे सके। जैसे ये आपने देखा होगा कि लॉटरी एंड ऑल का के कॉल्स आते हैं कि आपका वो लॉटरी लग गया है लेकिन आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स या कार्ड डिटेल्स देने होंगे। फार्मिंग मतलब दूसरे के
कोई भी कंप्यूटर पे या सर्वर पे ऐसे एक गलत एक मैलिशियस कोड या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देना जिससे उसके वेबसाइट है वो उनके बिना काम करे, मतलब आपके अकॉर्डिंग काम करे, जो फ्रॉडस्टर है उनके अकॉर्डिंग। विशिंग मतलब आपके फ़ोन से इंफॉर्मेशन लेना ना, स्मिशिंग मतलब वही टेक्स्ट मैसेजेस से आपको लेना कि आपको वो उस टेक्स्ट मैसेज में एक वेबसाइट का की लिंक आ जाती है और उस लिंक से आप डायरेक्ट किए जाते हो कि उनकी वेबसाइट पे, और उस जैसे आप उस वेबसाइट पे जाते हो तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है मोबाइल की वो चीज़ आपसे ले ली जाती है। डेबिट कार्ड स्किमिंग मतलब इंस्टॉल कर दिया जाता है एटीएम में कैमरा और आपका जो पिन है वो चीज़ इंफॉर्मेशन ले ली जाती है। कंप्यूटर वायरसेस, कोई भी ऐसा वायरस आपने डाल दिया किसी और के कंप्यूटर पे तो आपका जो भी सिस्टम है वो इन्फेक्ट हो जाता है और आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करता, आपकी इन्फॉर्मेशन वल्नरेबल हो जाते हैं, कोई भी उसे निकाल सकता है। काउंटरफीट मतलब जो आपने डीडी बनवाया उसको, वो डीडी ओरिजिनल नहीं था, वो बैंक ने नहीं बनाया था, आपने किसी और डीडी का जो ओरिजिनल बैंक ने बनाया था उसको ही यूज़ करते हुए एक नया डीडी बना दिया ऑफ हायर और लोअर अमाउंट। पॉसिबल फ्रॉड्स विद मनी वॉलेट्स, मनी लॉन्ड्रिंग का खर्चा, सॉरी मनी लॉन्ड्रिंग की एक टेंशन, फेक मर्चेंट्स मतलब जिसने वो एक वॉलेट बनाया वो ज़रूरी नहीं है कि जेन्युइन हो, वो फ्रॉड भी हो सकता है। और ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है कि आपको क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे अगर आप इन सब चीज़ों को आप वेरीफाई करवाना चाहते हो। ये है फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये बस एक जनरल रीडिंग के लिए है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप रीड कर लो। मैं इसे सेल्फ लिख कर छोड़ रही हूँ, आप खुद करोगे, मैं ये अज्यूम करती हूँ। तो ये साथ इसी टॉपिक के साथ हम ये चैप्टर को यही एंड करेंगे। हमने पूरा चैप्टर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर है आपके पास, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे आप जुड़ो ताकि आपको ऐसी जो जानकारियाँ हैं, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी आईसीएसआई अभी नए-नए जो नोटिफ़िकेशंस या फिर जो भी ऐसे फ्री लेक्चर्स हैं, आपको तुरंत ऑन टाइम मिल सके। और सेकेंडली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दो चैनल। थैंक यू।